Hello, Assalamualaikum. We are going live with the listener.pk's account, and I am going to wait for our today's speaker and more viewers to join so that we can start right away. Alright, let's see. We have people coming in. So as we wait for more people to join in and the speaker, हमारा जो आज का टॉपिक है उसके अंदर हम काफ़ी सारे मतलब वेरियस ईटिंग डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे. So for that we have a dietitian and a nutritionist as a speaker with us today, and I'm waiting for her to join us so that we can begin with the session. Alright, so we do have people joining in. Okay, let's see. I've just dropped the speaker, our today's speaker message so that she can join us as soon as she gets it. So since more people have joined, I'll again repeat that हमारा जो आज का टॉपिक है वो वेरियस ईटिंग डिसऑर्डर्स के ऊपर है. तो हम आज ईटिंग डिसऑर्डर्स के ऊपर बात करेंगे एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर स्पीकर टू जॉइन अस. I'll drop her a message again. Right. So if you have any questions, हमारे पास आज जो speaker है वो nutritionist और dietitian है. If you have any questions for her, please keep them in mind. या फिर आप comment box में नीचे उन्हें drop कर दें तो हम उनको last में end के ऊपर discuss कर लेंगे. So the speaker is still not here, I guess. Right. Let's just right, she's here. Shaya, please see if you can send us a request. Okay. Alright, so we do have a request accepting it. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम. How are you? I'm fine. आवाज आ रही है आपको? सही आ रही है? हाँ जी, क्लियर है? मुझे हाँ बिल्कुल ठीक आ रही है. आपको सही आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है. मैंने कहा चेक कर लूँगा इंटरनेट कनेक्शन. नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अच्छा, so let's begin with the introduction, Sharia. So from what I've seen आपकी प्रोफाइल से, Dr. Sharia Suhail is a certified nutritionist and a dietitian. She works at Iqbal Hospital, Bahawalpur. और पर्सनली जो मैंने देखा है, what I like about her is that कि वो हमेशा natural ways ढूंढती है डिजीज को क्योर करने के लिए, which is a very good thing. So thank you so much, Sharia, for joining us. Right. So if there's anything you would like to add in your introduction, please go ahead. आपने करा तो दिया मेरा इंट्रोडक्शन. वैसे माय नेम इज शारिया सुहेल और मैं इकबाल हॉस्पिटल में आजकल कर रही हूँ एज अ कंसल्टेंट डाइटिशियन. सॉरी. No problem. So let's jump straight to the point. हमारा आज का जो टॉपिक है वो ईटिंग डिसऑर्डर्स के ऊपर है, बिकॉज हमारा ये जो पूरा वीक था ये अवेयरनेस वीक था ईटिंग डिसऑर्डर्स का. सो फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन, लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर्स का ज़्यादा आइडिया होता ही नहीं है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स भी कोई चीज़ होती है या ईटिंग डिसऑर्डर्स होते क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स के व्हाट आर ईटिंग डिसऑर्डर्स. मैं बहुत ही सिंपल वे में लेके चलूँगी ताकि जो भी ऑडियंस वगैरह है उनको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि ये होते क्या है. वरना अमूमन लोगों को पता नहीं चलता कि ईटिंग डिसऑर्डर को हमने डिस्क्राइब कैसे करना है या हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें ना. तो ईटिंग डिसऑर्डर फॉर एग्जांपल, आप 3 वक्त का खाना खा रहे हैं और मतलब सुबह दोपहर शाम का एक आपका एक नॉर्मल रूटीन सेट है. समटाइम्स होता क्या है कि कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट या कोई ऐसी चीज़ स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से आपका ये पैटर्न थोड़ा सा ना चेंज हो जाता है थोड़ा सा, या आप बिल्कुल खाना छोड़ देते हो, यू स्टार्ट योर सेल्फ
या हो सकता है कि कभी आप ज़्यादा खाना शुरू कर दो। तो जो एक चीज़ जो आप एक नॉर्मल ईटिंग पैटर्न से हट के हो रही होती है ना, यू कैन टर्म इट एज एन ईटिंग डिसऑर्डर। लेकिन इफ़ इट्स मोर देन 21 डेज, मैंने 21 डेज मिनिमम मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि 21 डेज आर इनफ टू डेवलप अ हैबिट। और जब आपकी हैबिट बनना शुरू हो जाती है तो समझे कि ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, मगर इट्स अ लॉन्ग टर्म डिजीज, मतलब इलनेस हम कह सकते हैं इसको। सही हो गया। तो शाया, व्हाट आर सम ऑफ द मेजर ईटिंग डिसऑर्डर्स? मतलब आप इसको कैटेगराइज किस तरह से करते हो? मेजर ईटिंग डिसऑर्डर्स में क्या आ जाती हैं चीज़ें? मैं 3 डिस्कस करूंगी जो मेजर होते हैं, जो और कॉमन भी बहुत ज़्यादा हैं। एक होता है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें अमूमन आपने देखा होगा कुछ लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, खाना नहीं खा रहे होते, कुछ भी नहीं खाते कि फॉर एग्जांपल आपने उनको देखा होगा कि ब्रेकफास्ट वो मिस कर रहे हैं, वो लंच भी मिस कर रहे होते हैं, वो डिनर भी मिस करते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि वो मोटे हो रहे हैं। वो अपने आप को जब शीशे में देख रहे होते हैं ना, तो वो उनको लगता है कि वो मोटे हैं। लेकिन जब आप उनको एक फिजिकली आप कोई और बताता है तो वो अपने आप को वो बहुत कमजोर हो रहे होते हैं, इतना अपने स्टार्च कर लेते हैं अपने आप को कि उनकी हड्डियां नजर आने लग जाती हैं। ये एक टर्म है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक। दूसरी हम बिलोमिया नर्वोसा होती है, ठीक है। उसमें ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल मैंने एक रोटी है मेरी डाइट में, दोपहर के टाइम मैं खा रही हूँ, अचानक से मुझे लगेगा कि आधी रोटी खाने के बाद कि मैंने ज़्यादा खा लिया है, मुझे नहीं खाना चाहिए था। तो आई वुड गो टू बाथरूम, और मैं मतलब गले में आप मोस्टली होता है कि बच्चे लोग होते हैं उंगलियां मार के वो थ्रो अप कर देते थ्रो हैं, मतलब अप कर निकलते दो। हैं। ठीक। हाँ, राइट। वॉमिट वगैरह करके। तो ये भी एक तरह का डिसऑर्डर है। दूसरा तीसरा हमारे पास आता है बेंज ईटिंग। इसमें होता है कि कभी कभी स्ट्रेस ईटिंग हम इसको कह सकते हैं एक तरह से ना, कि मोस्टली मैंने ये एमबीबीएस स्टूडेंट्स में देखा है कि उनके एग्जाम्स चल रहे होते हैं और वो स्ट्रेस ईटिंग कर रहे होते हैं, और वो एक हैबिट बन जाती है, और वो अपना वेट गेन करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह ओबेसिटी की तरफ जाते हैं। ये भी एक डिसऑर्डर है। ठीक हो गया। तो मेजर सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे आप इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स को? मतलब वो देखो, कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे जाके आपको फील होता है कि अब मुझे हेल्प की जरूरत ये एग्जैक्ट जो आपको ना एक साइकोलॉजिस्ट बता सकता है या साइकेट्रिस्ट बता है? सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट आ रहा होता है ना, वो ऑलरेडी उसको पता होता है कि उसका ईटिंग डिसऑर्डर है, या वो हमें रेफर किया हुआ पेशेंट आता है कि इसको ईटिंग राइट। डिसऑर्डर वगैरह ना। तो ये जो मैंने पहले आपको बताएं कि वो अपने आप को स्टार्व कर रहा है, या वो ज्यादा खा रहा है, या वो गले में उंगलियां मार के मतलब वॉमिट कर रहा है, तो ये 3-4 ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हम भी देख लेते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट पिन पॉइंट जो कर सकते हैं ना, वो आपको एक साइकोलॉजिस्ट बता सकता है। वो हमारे ठीक हो पास गया। रेफर करते हैं, फिर हम उनको डाइट वगैरह जिस तरह भी होता है उस तरह। सही। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स कितना सवेयर हो सकते हैं? मतलब उनकी सवेरिटी कहाँ तक जाती है? देखो, जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है ना, वो बहुत स्वेयर हो सकता है, क्योंकि यू स्टार्व योरसेल्फ टू द, मतलब एट पॉइंट आप उस पर करते हो कि अक्सर पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। वो अपने उनके बायोमार्कर्स होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, मतलब आपकी बॉडी में जैसे प्रोटीन्स हैं, तो वो कम होना शुरू हो जाते हैं, आपके मसल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, आप थकना शुरू हो जाते हो, आपकी मतलब आप समझो कि आप मैं क्या कहूँ कि इतना होता है कि आपकी हड्डियां नजर आने लग जाती हैं, आप कुछ उठाने के काबिल नहीं रहते, और आपको फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ पानी पे होते हैं ज्यादातर लोग। और सही। बिंज ईटिंग का यही होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता होता है, इट्स अ क्रॉनिक, मतलब वो क्रॉनिक डिजीजेस की तरफ लेके जाता है कि अब आप वेट गेन कर रहे हो सकता है कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाए, हो सकता है आपको शुगर इंक्रीज हो जाए, तो वो इतना स्वेयर नहीं होता जितना एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। ठीक हो गया। तो अब आ जाते हैं थोड़ा सोसाइटी की तरफ। हम देखते हैं हमारी जो आज की सोसाइटी है वो कभी भी कमेंट करना, जज करना नहीं छोड़ती। आप स्लिम हैं, आपको उसके ऊपर बातें सुनने को मिलती हैं। आप थोड़ा सा ओवरवेट हैं या हेल्थी साइड पे आ जाते हैं, उसके ऊपर लोग नहीं छोड़ते। तो सोसाइटी का क्या रोल होता है जब हम ईटिंग डिसऑर्डर्स के ऊपर आते हैं? मैं अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगी, वो ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा होता है 11 to 16 ईयर्स में, व्हेन ही इज हिटिंग और शी इज हिटिंग अ प्यूबर्टी, उसमें बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं, उसको साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, उसमें फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, इमोशनल चेंजेस आ रहे होते हैं। तो ये टाइम ऐसा होता है कि जहाँ पे बच्चा वर्नरेबल होता है ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए, क्योंकि हो सकता है उसमें बॉडी चेंजेस ऐसे आ रहे हो कि वो वेट गेन करना शुरू कर दे।
वो जब वेट गेन कर रहा होता है तो उसको लगता है कि अब मुझे खाना पीना छोड़ देना चाहिए। मतलब उस टाइम पे सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि वो कहते हैं अच्छा आजकल तुमने बड़ा वेट गेन कर लिया। वो हो सकता है वो उस टाइम बच्चा इतना सेंसिटिव हुआ हो कि वो उस बात को फील कर ले। तो और इस टाइम पे मुझे लगता है कि पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारी सोसाइटी में ये होता है कि हम डिस्कस नहीं करते बच्चे से कोई भी कि ऐसे चेंजेस आने हैं, क्योंकि हम पता कि शर्म आ रही होती है या मुझे नहीं पता कि क्या वजह होती है। लेकिन ये दो चार चीज़ें होती हैं कि इस टाइम पे अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे डिस्कस किया करें कि बेटा ये चीज़ें आ रही हैं, ये चीज़ें होंगी और इस तरह के और चेंजेस ये आएंगे। तो नॉर्मल है। ठीक हो हाँ। गया। सही। तो अवेयरनेस सोसाइटी में फैलाने के लिए, मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए कि ये डिसऑर्डर्स हैं और ये नॉर्मल है और ये होगा और ये एक्सेप्टेबल है, ये किसी नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ नहीं जा रहे, तो इसके लिए क्या कर सकते अब जैसे एक सेशन यहाँ आपने किया है आप लाइव करके, इस तरह जो भी हमारी ऑडियंस होगी वो थोड़ा बहुत सुन लेगी और हम इस तरह वीडियो रिकॉर्ड करके, अब जैसे अवेयरनेस वीक चल रहा था हमारा, तो इसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए, ऐसे सेमिनार्स अटेंड किए लोगं ने, जिससे मतलब एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं हम लोगों में। पहले ये इतना कॉमन नहीं था, हैं? अब ये हमारे सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी कॉमन हो गया है। हो गया लोगों को, मतलब आइडिया आना शुरू हो गया कि हाँ। दिस थिंग कॉल्ड ईटिंग डिसऑर्डर्स। हाँ, सही हो क्योंकि गया। मेरे पास तो क्लाइंट्स अब आते हम बात करते हैं। जी, प्लीज। मैंने कहा मेरे पास अब क्लाइंट्स आते हैं तो उनको आ जाते हैं, आके कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे ये है और इस तरह है। अब मेरे पास एक क्लाइंट आई, उन्होंने आके बताया कि वो सिर्फ दो चीज़ें खा सकती हैं, या वो दाल खा सकती हैं या वो चावल खा सकती हैं। ये भी एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है कि वो बाकी कुछ नहीं खा सक रही थी। तो फिर उसने कहा कि मुझे कुछ ऐसा डाइट प्लान दें कि मुझे लगता है कि मुझे दूध से स्मेल आती है, मुझे गोश्त से स्मेल आती है, ये वो ना, तो उस तरह आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा लोगों को आइडिया होना शुरू हो गया है। हो गया, लोग अब जाना भी शुरू हो गए हैं, हम्म। पहले मतलब अवॉइड करते थे। सही हो गया। तो अब हम आते हैं जरा क्योर की तरफ। तो मुझे पता है मुझे ईटिंग डिसऑर्डर है, अब मैं कहाँ जाऊँ और व्हाट इज द नेक्स्ट? अच्छा, हाँ, यहाँ अब जैसे हमारे पास लाहौर में एक है सेंटर है रेनबो के नाम से, रेनबो ईटिंग मतलब ईटिंग डिसऑर्डर का एक सेंटर है। वहाँ पे हमारे पास डाइटिशियंस और साइकोलॉजिस्ट मिल के वो एक सेंटर चला रहे हैं जहाँ पे ईटिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स को हम डील करते हैं। और साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक तरह से उनको थेरेपीज दे रहे होते हैं, काउंसलिंग सेशंस चल रहा होता है, डाइटिशियन भी उनको सेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनको डाइट प्लान देते हैं, उनकी चॉइसेस देख के डाइट प्लान देते हैं। तो मतलब एक तरह से वो तब तक काम चलता रहता है जब तक वो एक सोल्यूशन ना ढूंढ लें और वो ट्रैक पे ना आ जाए पेशेंट। सही। तो इस चीज़ की भी मुझे लगता है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है कि एक ही डाइट प्लान हर बंदे को सूट नहीं करता, मतलब हर हाँ। बंदे की बॉडी के हिसाब से, उनकी मतलब हिस्ट्री के हिसाब से डाइट प्लान्स डिफरेंट होते हैं। तो कई दफ़ा हाँ। लोग हम ये भी देखते हैं कि एक कोई सिंगल डाइट प्लान लिया और सारे उसी को फॉलो करने बैठ गए। हाँ, ये भी है। अब आपके वेट के हिसाब से बनता है, आपकी हाइट के हिसाब से बनता है। हो सकता है जो कैलोरीज आप ले रही हो वो कैलोरीज मेरी ना हो, उसके हिसाब से हो सकता है कि आप तो ये समझे कि मैंने प्लान ले लिया है और वो वेट गेन हो जाएगा या वेट लॉस हो जाएगा, तो हो सकता है उसका उल्टा ही हो रहा हो। सही हो गया। सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड, और किस चीज़ से हम मतलब कि हेल्प कर सकते हैं लोगों को जो ईटिंग डिसऑर्डर से सफ़र कर? देखो, ईटिंग डिसऑर्डर ना एक साइकोलॉजिकल आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी, ये दो चार चीज़ें होती हैं जो मेनली आपको लेके ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ जा रही होती हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स जिनके साथ आप मोस्ट ऑफ द टाइम रह रहे होते हो या स्पेंड कर रहे होते हो, उनको उनको भी इस तरह एक दूसरे को देखते रहना चाहिए कि कहीं कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, या हम बहुत मतलब अमूमन ये होता है कि आप बहुत आगे जब आप स्वेयर स्टेज में चले जाते हो तब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो अगर पहले ही फ्रेंड्स फैमिली ऐसा एबनॉर्मल ईटिंग बिहेवियर नोट कर लें तो बहुत काफ़ी हमारे मतलब आसानी हो सकती है। सही हो गया। तो आप जैसे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो आप लोगों का क्या रोल होता है जब ईटिंग डिसऑर्डर्स के में, मतलब जैसे किसी को फील हो रहा है कि मुझे कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, तो हम पहले आपके पास आए या पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं? मतलब हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ? अमूमन यही होता है कि साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन साथ ही होते हैं। तो ठीक हो।
अगर आपको लग रहा है कि आपको आपको फील हो रहा है कि यू आर स्टार्विंग योरसेल्फ, आप खाना पीना छोड़ दिया, आपको भूख नहीं लग रही, मतलब तो आप डाइटिशियन के पास आओ। आप उसको, अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी खाने से एलर्जी है, अमूमन एलर्जी होती नहीं है लेकिन लोग यहाँ माइंड में बना लेते हैं कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है या कुछ है ना, तो आप एक डाइटिशियन से डिस्कस करो अपनी, मतलब वो आपको काउंसिल करेगा, वो आपको बताएगा, उसका ऑल्टरनेट दे देगा। खाना पीना एटलीस्ट नहीं आपको छोड़ना पड़ेगा ना। सही हो सकता है कि आपको, मैं इतना ज्यादा नहीं खा, मैं 5 वक्त नहीं खा सकती, मुझे 3 वक्त का ही ऐसा प्लान बना दें कि मैं वेट गेन कर सकूं। एनोरेक्सिया के पेशेंट्स जो होते हैं, तो आप उनको या 2 टाइम का खाना, आप उनका डाइट प्लान ऐसे बनाएं कि वो इस तरह एनर्जी डेंस हो और न्यूट्रिएंट डेंस हो कि उनके लिए आसानी हो जाए और उनको लगे कि अच्छा मैं ज्यादा खा भी नहीं रही। ठीक हो गया। सो वी आर नाउ टेकिंग क्वेश्चंस। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी इस टाइम पे हमें सुन रहे हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज गो अहेड। If you have any questions for Dr. Shaya, please go ahead. She's here to answer your questions. So Shaya, जब तक हम क्वेश्चंस का वेट करते हैं, कोई और चीज जो आप ऐड करना चाह रही हैं? अच्छा, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन मुझे बहुत आता है, अब जैसे हम लाइव जा रहे हैं तो मैं सोची मैं डिस्कस कर रही हूँ उस बारे में, ठीक है। कि आप वेट आपका बढ़ा हुआ नहीं होता लेकिन आपका बेली फैट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको भी क्या कहते हैं कि शर्ट पहनी हुई है तो उसमें से आपका बेली नजर आने लगता है, और या आपको लग रहा होता है कि आपका बेली फैट है। तो उसके लिए मुझसे लोग पूछ रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ना, हमें कोई डाइट बताएं। कोई भी डाइट ऐसी नहीं है जो आपके लोकलाइज्ड एरिया का वेट लॉस करा सके। फॉर एग्जांपल, आप कहें कि मैंने फलाना कहवा दिया है तो वो सिर्फ आपका पेट का फैट खत्म करेगी, या मैंने फलाना कहवा दिया है जो आपका यहाँ से फैट, ऐसे नहीं होता। अगर आप कोई लोकलाइज्ड फैट लॉस करना चाह रहे हैं ना, वो सिर्फ डाइट सॉरी एक्सरसाइज से होगा। और अगर आपका वेट नॉर्मल है, वेट गेन नहीं हुआ हुआ, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो डाइट प्लस एक्सरसाइज 2 चीजें होती हैं। और अगर बेली फैट है उसके लिए हमारे पास टमी ट्रिमर्स प्रेजेंट होते हैं। वो एक छोटी सी मशीन हो सकती है, आप कह सकते हो गैजेट है, वो आप यूज करोगे एक्सरसाइज के लिए, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक हो गया। तो अभी आपने जिस तरह कहवों की बात की, तो ये जो रेमेडीज वगैरह होती है, नेचुरल रेमेडीज, आपको यूट्यूब पे भी बहुत मिल जाती हैं। आप ये 2-3 इंग्रेडिएंट्स मिलाएं, इससे आपका वेट लूज हो जाएगा। सो डू दे हम्म एक्चुअली वर्क? देखो, अम, एक चल रहा है C9 प्लान, मुझे नहीं पता, मैंने मैंने देखा, पता नहीं कौन से ब्रांड का है, फॉर एवर लिविंग या समथिंग। वो बहुत ज्यादा डेंजरस है आजकल। उससे बहुत पेशेंट्स आए हैं जिनके लिवर पे इफेक्ट पड़ा है। C9 का मैंने नहीं पढ़ा कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं क्या नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे कि हम ये यूज कर रहे हैं। फिर कुछ मेडिसिन वगैरह होती हैं, उनके भी एडवर्स इफेक्ट्स देखे हैं। फिर ये कहवा जो हैं, इनके अभी तक एज सच मेरे पास अभी कोई आया नहीं है, ना मैंने देखा, क्योंकि उन्होंने ऐसा मुझे पास या तो वो मेरे पास आके बताते कि हम ये कहवा ले रहे हैं ये कुछ। लेकिन अगर वो नेचुरल है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी वेट लॉस हो। सही है। सही। ठीक हो गया। सो वी हैव अ क्वेश्चन यहाँ पे है, जुबैर मलिक को कह रहे हैं, आई कांट ईट वेजिटेबल्स, व्हाट शुड आई डू? ओके। सो ही इज आल्सो आस्किंग फॉर अ डाइट प्लान। आप ऑनलाइन कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती हैं? अगर ऑनलाइन कोई हाँ, आपसे मैं डाइट प्लान वगैरह लेना प्रोवाइड करती हूँ, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स की बात की इन्होंने, आई गेस। हाँ, आप वेजिटेबल्स नहीं करें तो आप कोई ऑल्टरनेट यूज कर लें, बट आपकी कैलोरीज इस तरह होनी चाहिए। आपको फ्रूट्स वगैरह ले लें, आप वेजिटेबल्स नहीं खा सकते तो फ्रूट्स भी ऑर्गेनिक सोर्स है। आप कोई लीन मीट टाइप भी ले सकते हैं, आप ब्रेड और सीरियल्स पे आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि सब्जियां ही खानी है। ठीक हो गया। सो सना पीरजादा वांट्स टू नो कि आपका क्लिनिक किधर है? आप मुझे इकबाल हॉस्पिटल में विजिट कर सकती हैं, नूर महल रोड पे है, भावलपुर में। Acha, we also have another question. Sana Pirzada, she says that my son is very weak. He's 16 but only 33 kgs. He's very fixed. If he's given meals time to time, his stomach gets upset. How can I increase his weight? अच्छा, अब ये है कि
आपको देखने की ज़रूरत है कि उसका अपसेट, जो स्टमक अपसेट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। कोई ऐसी फूड आइटम तो नहीं है जो उसको मतलब क्या कहते हैं एलर्जी कर रहा है या उसको इंटॉलरेंस है। अब बहुत से लोगों को इंटॉलरेंस होती है, इंटॉलरेंस में ये होता है कि उनसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता, कुछ लोगों को एलर्जी होती है। ये आपको मतलब मुझे लगता है कि एक डाइटिशियन या आप अपने किसी डॉक्टर या करीबी किसी डाइटिशियन से कंसल्ट ज़रूर करें। और उन्होंने बाकी मैंने पूरा क्वेश्चन मतलब मुझे अब याद नहीं है उन्होंने क्या और कुछ मांगा था। अच्छा, उन्होंने कहा कि इंक्रीज वेट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उसका, हाँ, वेट क्योंकि इंक्रीज अभी करने के लिए 16 years आप old और वो 33 kgs के हैं। 16 तो देखो कैलोरीज का आपको पता होना चाहिए। मुझसे अमूमन ये कहते हैं कि डाइट प्लान देते हैं, डाइट प्लान के लिए आपका जो मेन कंपोनेंट है दैट इज कैलोरीज। कैलोरीज के बगैर हम कुछ नहीं बता सकते हैं, कैलोरीज के बगैर हम कोई डाइट प्लान नहीं दे सकते। अब आपका क्या वेट है, क्या हाइट है, उसके हिसाब से आपकी क्या कैलोरीज हैं, तो वो सारा एक प्रोसीजर चलता है। ये भी नहीं होता कि आप आए और फौरन मतलब मैं फौरन दे दूँ। हम पूरा एक डिज़ाइन करते हैं, आप डाइट प्लान वो 24 आवर्स लगते हैं उसमें डिज़ाइन करने में। सही हो गया। तो आपने एलर्जीज की बात की शायरा, एलर्जीज यहाँ पे किस तरह से डायग्नोज होती हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चला है कि डायग्नोज करना एलर्जीज का यहाँ कोई खास सीन नहीं है। अक्सर अमूमन लोग होते हैं कि देखो एलर्जीज और इंटॉलरेंस में फ़र्क होता है, मैं बता देती हूँ। इंटॉलरेंस ये होती है कि आपने गंदम खाया है, आपको कुछ अरसे के लिए वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पहले आगे पीछे आप गंदम खाते रहे हो, उसमें कोई मसला नहीं हुआ। एक होता है कि आपने स्टार्ट में बच्चे ने गंदम खाई है, उसको एलर्जी हो रही है। एलर्जी एज इन के उसको बॉडी पे रैशेस बनना शुरू हो गए हैं, और या उसके कोई भी हो सकता है कि उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई है, और बहुत सारे अलग से सिम्टम्स आप उसको देखते हो, वो आपको ब्लड में आप टेस्ट कर सकते हो। इनटॉलरेंस का आप ब्लड में टेस्ट नहीं कर सकते। अब जो एलर्जीज के लिए हम ग्लूटेन जो एलर्जी वगैरह होती है उसके लिए हम अलग से टेस्ट करते हैं, वो अवेलेबल हैं अब। सही हो गया। तो अगर किसी का कोई और क्वेश्चन हो डॉक्टर शाया से, सो प्लीज़ गो अहेड। हमारा आज, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे नए लोगों ने ज्वाइन किया, तो हम आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो ईटिंग डिसऑर्डर्स के ऊपर था। ये पूरा वीक जो था वो ईटिंग डिसऑर्डर अवेयरनेस वीक था। और हमें ये रियलाइज़ हुआ कि लोगों को ज़्यादा ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में नहीं पता, अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है उस तरह से, उन्हें पता ही नहीं है कि कोई ईटिंग से रिलेटेड भी डिसऑर्डर होता है। लेकिन जैसे डॉक्टर शाया ने कहा कि सोशल मीडिया के थ्रू अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों को मतलब आइडिया होना शुरू हो गया है कि दिस इज डिसऑर्डर नेम्ड ईटिंग डिसऑर्डर, और इसको क्योर किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से अच्छा, शी इज़ आस्किंग फॉर इन्होंने सिम्टम्स। सिम्टम्स का पूछा है। सिम्टम्स में आपके 3 टाइप्स होती हैं, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने अब ज्वाइन किया है। सही। टाइप्स में अगर एनोरेक्सिया नर्वोसा है, जिसमें आप देखें कि बच्चा बच्चा बड़ा, ये यंग एडल्ट्स में भी है, टीन एज में भी है, सब में ये एनोरेक्सिया हो सकता है। आप देख रहे हैं उसने खाना छोड़ दिया, वो सुबह का खाना नहीं खा रहा, वो रात का नहीं खा रहा, वो दोपहर का नहीं खा रहा, वो अपने आप को भूखा रख रहा है, और आप देख रहे हैं कि उसका वेट लॉस महीने में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। ये एक टाइप होती है, ये एक सिम्टम्स में भी आ जाता है, ठीक है। दूसरा ये है कि आप देखें कि बच्चा खाना खा के कहीं फौरन बाथरूम तो नहीं जा रहा। अगर वो बाथरूम जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, सही है। आप ये देखें कहीं कोई जाके अमूमन ये होता है कि लोग क्या कहते हैं गले में उंगली मार के कोशिश करते हैं वॉमिट हो जाए। और फिर हमारे पास बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग का ये होता है कि आप इसको एकदम नहीं, उसके सिम्टम्स ही नहीं है, उसका यही है कि वो एक कंटिन्यूसली बच्चा खाए, बंदा बड़ा जो भी है वो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, उसका वेट इंक्रीज हो रहा है, और क्रेविंग्स उसकी ख़त्म नहीं हो रही, उसको लगता है कि उसको बार बार भूख लगे जा रही है। अगर ये चीज़ें महीना महीना 2 महीना इस देख आप इसको नोट करें, अगर चल रहा है ऐसा, तो फिर मुझे लगता है कि आपको एक साइकोलॉजिस्ट से या डाइटिशियन से हेल्प लेने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। So there's another question from Adil Akram Chaudhary. He's saying कि I am in Lahore these days and my stomach is burning. और मेरे ख्याल से उन्होंने किसी मेडिसिन का नाम लिखा है. He's taking that medicine. Adil Akram Chaudhary. Can you see it? मैं प्रसूल
अब ये बर्निंग किस वजह से हो रही है? अब हो सकता है आपकी डाइट कुछ ऐसी हो जिसमें स्पाइसी ज़्यादा हो सकता है आप फैट्स ऐसे आपकी डाइट में फैट ज़्यादा हों, और ओमेप्राजोल लेने में कोई इतना मसला नहीं है। वो आपकी, अगर आपको एसिडिटी वगैरह हो रही है तो आई थिंक कि आपको लेनी चाहिए, और कोशिश करें कि अगर ये मेडिसिन आप रख रहे हैं तो ये रात को ही लें। सही हो गया। कोई और क्वेश्चन अगर किसी का? साइकोलॉजिकल ये सिम्टम्स। सिम्टम्स ये आपको एक साइकोलॉजिस्ट ही बताएगा, क्योंकि सही वो बात उस है। फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं। वो बताएंगे। और हमें जाना भी उन्हीं लोगों के पास चाहिए जो जिसमें स्पेशलाइज करते हैं। हमारे अमूमन ये भी होता है ना, किसी भी रैंडम डॉक्टर के पास जाके कि अब आप सारे मसलों के हल आप ही बता दें। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। सही हो गया। और आप तो कोशिश करें कि सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड डाइटिशियन के पास जाएं। ऐसे ही पहले आपको पूरा चेक करना पड़ता है कि इसकी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हैं, इसका कितना एक्सपीरियंस है, ये वगैरह आप देख के जाया करें। ऐसे कोई भी आजकल तो हम चेक एंड बैलेंस है ही नहीं कहीं पे। और मेरे ख्याल से कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू रिव्यूज़ वगैरह भी बहुत इजीली मिल जाते हैं। हाँ, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के अब आपका क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, 4 साल से है, आपकी डाइट क्या है हमें ये भी देखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी डाइट में फाइबर प्रेजेंट नहीं है, आप ऐसी चीज़ें नहीं खा रहे जिसमें फाइबर नहीं है, तो अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन होगा। अगर आपने पानी कम पीते हैं वो सब भी, और स्ट्रेस कभी कभी होता है कुछ लोगों को, स्ट्रेस की वजह से स्टमक अपसेट हो जाता है, यानी लूज स्टूल्स आते हैं, और कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो स्ट्रेस की मैनेजमेंट भी मेरे अंडर नहीं आती, वो भी एक साइकोलॉजिस्ट के लिए यही है। सही हो गया। तो शाया, आप मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही डाइट प्लान्स वगैरह प्रोवाइड हाँ। करती हैं। ठीक हो हाँ गया। जी। तो शाया का अकाउंट, सॉरी। मैंने कहा आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर भी अटैच्ड है, तो आप लोग वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी हॉस्पिटल का कार्ड भी आई गेस शेयर है, आप वहाँ पे भी मुझे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे भी। सही हो गया। So if we don't have anything else to add, I guess we should end it here. आई थिंक सो। All right. So thank you so much for joining, शारिया। बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया, हमें इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले जो नहीं पता थे पहले उन्हें। तो टू द व्यूअर्स अगेन थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और इसी तरह इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, और हम listener.p के अपना पार्ट प्ले करने की पूरी कोशिश करेगा अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, कोई भी मेंटल हेल्थ इशू हो। तो बल्कि थैंक यू सो मच। बता दें सॉरी। कि कुछ लोग जो कह रहे थे कि आप प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन सेशंस फॉर थेरेपी जी वगैरह। हम जी हम ऑनलाइन सेशंस प्रोवाइड करते हैं, मोबाइल कॉल्स के थ्रू भी और वीडियो कॉल्स के थ्रू भी। और हमारा हर सैटरडे को, हर वीक सैटरडे को हमारा फ्री सेशन होता है। तो आप 24/7 किसी भी टाइम पे हमारी हेल्पलाइन को कॉल कर सकते हैं, या हमें एक डीएम ड्रॉप कर दें, हम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे। तो द listener.p के आपको सैटरडे को फ्री सेशंस और बाकी दिनों में वीडियो कॉल्स और ऑडियो कॉल्स के थ्रू सेशंस प्रोवाइड करता रहता है। तो कोई भी इशू हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। कोई डाइट से रिलेटेड इशू हो, न्यूट्रिशन से रिलेटेड इशू हो, so please contact Sharia. Dr. Sharia is always available here. So thank you so much again for joining. Or next week we'll be back with another interesting topic. Thank you so much. Hafiz. बस। Hafiz.